Hello students. So in this video we are going to study hybridization experiment of Mendel. ठीक है, अभी मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, उस बिहाफ पर मेंडल ने 3 लॉ डेवलप किए. ठीक है ना, याद रखना है कि मेंडल ने 3 लॉ डेवलप किए, लेकिन फाइनली ये जो 3 लॉ थे इसमें कहा गया कि मेंडल ने एक्चुअली 2 ही लॉ इन्वेंट किए. ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, उसको क्या कहा गया कि वो मेंडल का इन्वेंशन नहीं है बल्कि वो मेंडल की एक डिस्कवरी है. क्यों? क्योंकि अगर देखें तो जो मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें ये था ना कि भाई अगर कोई जीन है या कोई फैक्टर है, जिसको जीन कोई फैक्टर कहा मेंडल ने, ठीक है, जैसे कि एक साइंटिस्ट है ब्लेक्स्ट, उन्होंने ही ये माना, उन्होंने ही ये बताया, उन्होंने कंक्लूजन, मतलब उन्होंने भी रिसर्च करी होगी, एक तरीके से कह सकते हो कि मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी. ठीक है, शुरुआती जो रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क की वो 3 साइंटिस्ट हैं. पहले कौन हो गए? पहले हो गए आपके ह्यूगो डी व्रीज. ह्यूगो डी व्रीज कहाँ से थे? हॉलैंड से. और ह्यूगो डी व्रीज ने किस पे वर्क किया था? इन्होंने वर्क किया था इवनिंग प्राइम रोज पे, जिसको मिरेबलिस जलापा कहा जाता है. ठीक है, और याद रखने वाली बात है कि मेंडल का जो वर्क है, ठीक है, एक बार तो वो पब्लिश हुआ था 1866 में. ठीक है, और 65 में मेंडल ने क्या किया था, अपने पेपर को ब्रून सिटी में जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जिसको नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून भी कहा जाता है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या नेचुरल साइंस सोसाइटी, वहां पर 2 मीटिंग में पेपर पढ़ा. ठीक है, 1866 में उनका पेपर जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून है उसकी एनुअल प्रोसीडिंग्स के 4th वॉल्यूम में पब्लिश भी हुआ. ठीक है, फिर भी उनका जो काम है वो 1900 जो ईयर है, मतलब 34 ईयर, वहां से 1866 से लेकर के और 1900 तक अननोटिस्ड रहा. उसके बहुत सारे रीजन थे, उसमें एक रीजन डार्विन की थ्योरी का आना 1859 में, ये भी मैंने बताया. इसके अलावा ये भी था कि भाई उस जमाने में ये जो फैक्टर वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था मेंडल ने, ये लोगों के समझ से बाहर था, कोई जानता ही नहीं था कि ये सब है क्या, तो भी लोगों का इस पे ध्यान नहीं गया. लेकिन मेंडल का जो रीडिस्कवरी हुई वर्क की, जो 3 लोगों ने करी, तो उसमें ह्यूगो डी व्रीज को क्रेडिट जाता है कि ह्यूगो डी व्रीज ने मेंडल के वर्क को 1901 में, ठीक है, दूसरी बार पब्लिश किया, मतलब रीपब्लिश हुआ मेंडल का वर्क एक बार. तो रीपब्लिश का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वो जाता है ह्यूगो डी व्रीज को. ठीक है, और उन्होंने इसको पब्लिश किस में किया? पब्लिश किया फ्लोरा मैगजीन में. तो याद रखेंगे कि री पब्लिशिंग जब हुई मेंडल के वर्क की, तो वो मैगजीन का नाम क्या है? फ्लोरा मैगजीन. ठीक है, किसने कराया था? ह्यूगो डी व्रीज ने कराया था. और ह्यूगो डी व्रीज का जो वर्क था, किस पे उन्होंने वर्क किया? तो उन्होंने जो मेंडल का सारा काम था, उसके रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल वर्क उन्होंने किया था मिरेबलिस जलापा, जिसको इवनिंग प्राइम रोज भी कहा जाता है. ठीक है, अब तक ये बात समझ में आ गई होगी. एंड जो कॉर्ल कॉरेंस थे, उन्होंने किस पे किया था? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी प्लांट का नाम पूछ लिया जाता है ना कि इन्होंने किस पे वर्क किया. तो कॉर्ल कॉरेंस ने मेज प्लांट पर वर्क किया था. मेज मतलब मक्का. ठीक है, तो कॉर्ल से कभी अगर कंफ्यूज न हो रहे हो तो कॉर्ल का जो है, शुरू का जो कॉर्ल है उसको कॉर्ल न बोल करके कॉर्न बोल देना. कॉर्न का मतलब वही भुट्टे के दाने है ना. तो मेज पर उन्होंने वर्क किया. और जो उन्हीं के कंट्री के थे, क्या नाम था उनका? ईवी शर्मैक. ठीक है, तो ईवी शर्मैक ने किसी एक प्लांट पे वर्क नहीं किया था, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट पे वर्क किया था. ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मेंडल ने ये जो 3 लॉ डेवलप किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो मेंडल ने थोड़ी कहा कि हम जो है 2 लॉ, ये हमारे 2 लॉ हमारे इन्वेंशन है और एक लॉ जो है वो हमारा डिस्कवरी है. ये मेंडल ने नहीं कहा था. जो ईवी शर्मैक थे, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट पे जब वर्क किया तो ईवी शर्मैक ने ये कंक्लूजन निकाला. ईवी शर्मैक ऑस्ट्रिया के ही थे, उन्हीं मेंडल की नेटिव कंट्री. उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये जो मेंडल ने डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो दिया है, ठीक है, वो नेचर में एक्चुअली पहले से ही प्रेजेंट है. नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है. लेकिन कब? अगर यहाँ पर देखिए, ब्लिक्स्ट की एक बात आपको याद रखनी होगी कि मेंडल लकी थे. लकी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए पी प्लांट में, वो 7 कैरेक्टर केवल 4 क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड थे. 1st, 4th, 5th एंड 7th.
ठीक है, 4 क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड थे एंड ये फैक्टर क्योंकि पेयर्ड फॉर्म में ही होते तो पेयर्ड फॉर्म में लोकेटेड थे, है ना। और ये जो फैक्टर्स हैं जिनको जीन बाद में कहा गया, ये सारे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूर लोकेटेड थे, मतलब इनमें किसी भी तरीके का लिंकेज नहीं था। तो इस वजह से ब्लिक्स्ट ने कहा कि जो एस ब्लिक्स्ट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो मेंडल है वो लकी रहे इस मामले में, ठीक है। और मेंडल के जो लॉ जिस फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं आज, उसका मेन रीजन यही था कि मेंडल के ये जो 7 कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम हैं, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड थे, जिसमें क्रोमोसोम आपसे पूछ भी लिए जाएंगे कौन कौन से। तो फर्स्ट क्रोमोसोम, 4th क्रोमोसोम, 5th क्रोमोसोम एंड 7th क्रोमोसोम, ठीक है, याद रखना। एंड इन सारे जो फैक्टर्स हैं जिनको जीन कहा गया, इसमें किसी भी तरीके का लिंकेज नहीं था। साथ ही साथ ये भी था कि वहां पर पीलियोट्रोपिक जीन की भी मौजूदगी थी, ठीक है। पीलियोट्रोपी का मतलब होता है कि एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये जो लास्ट वाले दो हैं, ठीक है, ये जो दो हैं, ये एक्चुअली मेंडल की इन्वेंशन, इनको मेंडल की इन्वेंशन कहा गया। किसने कहा? तो ईवी शर्मैक ने कहा। और ये जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये कहा गया कि ये नेचर में पहले से ही मौजूद है, ये शर्मैक ने कहा। तो ये नेचुरल लॉ है ना, नेचर का है। मेंडल ने इसको केवल लोगों के सामने पेश किया। एंड जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल की एक्चुअल क्या थी, इन्वेंशन, मतलब मेंडल ने एक्चुअली ये लॉ डेवलप किए, ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो लॉ है किस तरीके से मेंडल ने डेवलप किए होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, पहले भी पढ़ा कि जो मेंडल हैं उन्होंने अपना काम 1857 से लेकर के और 1859 तक, ये जो 2 साल है, ये मेंडल ने केवल प्योर ब्रीड तैयार करने में लगा दिए। अब भाई प्योर ब्रीड उन्होंने कैसे तैयार किया? तो प्योर ब्रीड उन्होंने ऐसे तैयार किया, बहुत ध्यान से प्लीज समझिएगा। प्योर ब्रीड ऐसे तैयार किया, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या मान लें, दिस इज पी लाइन। पी लाइन का मतलब पेरेंट लाइन या प्योर लाइन कह सकते हो। कि मेंडल ने जैसे यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरुआत करी, तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत तो तभी करी होगी ना जब उन्होंने प्योर ब्रीड ऑब्टेन कर लिए होंगे। लेकिन वो जो प्योर ब्रीड है एक्चुअली वो प्योर है, ठीक है। ये कहाँ से, ये कॉन्क्लूजन कहाँ से मिले होगा? तो इस कॉन्क्लूजन को पाने के लिए कि भाई हाँ, हम जो कर रहे हैं, जहां से हमने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की है, वो हमारी प्योर ब्रीड है, ठीक है। इसको एकदम प्रूफ करने के लिए उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया कि प्योर ब्रीड जहां से उन्होंने क्रॉस स्टार्ट किया, देखिए ये इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कराया। जैसे यहाँ पर अगर हम लें कि यहाँ पर ये टॉल प्लांट है और यहाँ पर ये क्या है, डॉर्फ प्लांट। बहुत ध्यान से समझिएगा, डॉर्फ प्लांट है और ये यही हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है पी लाइन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, पी लाइन। और इनके बीच में क्या करा दिया, क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि मैन मेड है ये, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो भी आपको प्लांट मिल गए, सारे क्या मिले, ऑल टॉल, सारे प्लांट यहाँ पर टॉल मिल गए, ठीक है। अब ये जो टॉल प्लांट यहाँ पर मिल गए, है ना, ये पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के प्रोजनी है, ऑफ स्प्रिंग्स है, इसलिए इसको बोला गया F1 जेनेरेशन, F1 जेनेरेशन, ठीक है। लेकिन अभी भी मेंडल के दिमाग में एक डाउट था कि जहां से हमने प्योर लाइन माना है, जिनको हमने प्योर ब्रीड माना है, एक्चुअली वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। तो इस जो कंक्लूजन है, इसको प्रूफ करने के लिए मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन के प्रोजनी उठाए, ध्यान से समझिएगा, F1 जनरेशन के प्रोजनी उठाए और F1 जनरेशन के प्रोजनी, बहुत ध्यान से समझना बेटा, F1 जो लिखा है, इस F1 का मतलब F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के प्रोजनी उठाए और इनको ले जाकर के क्रॉस करा दिया। क्रॉस करा दिया किसके साथ, एनी ऑफ पेरेंट इन पी लाइन, ठीक है। एनी ऑफ पेरेंट इन द सेंस कि चाहे टॉल पेरेंट के साथ कराया या डॉर्फ के साथ कराया, चाहे इसके साथ या इसके साथ। तो एक तो ये उन्होंने तरीका अपनाया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि F1 जनरेशन के प्लांट को लेकर के क्रॉस कराया, किसके साथ, क्रॉस कराया रिसेसिव
रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया। अच्छा, रिसेसिव पेरेंट हाँ है कहां पर, पी लाइन से ही तो उठाया ना उन्होंने, तो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया। तो जो हमारा पहला जो ये हो गया केस, ये जो फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस को क्या कहा गया, इसको बोला गया बैक क्रॉस। दिस इज बोला गया बैक क्रॉस। ये कहा गया आपका बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस को ही क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। क्लियर। और जो दूसरा है ये वाला जो है, इसको कहा गया टेस्ट क्रॉस। ठीक है। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये पहला वाला हो गया आपका बैक क्रॉस। ठीक है। एंड जो ये सेकेंड वन दिस इज, ये वाला दूसरा वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। तो देखिए बैक क्रॉस, जिसको आउट क्रॉस भी कहते हैं, एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है। इन्हीं दोनों क्रॉस को बारी बारी से करने से मेंडल अपने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमने जहां से स्टार्ट किया है, जिसको हमने प्योर लाइन माना है, एक्चुअली वो प्योर ब्रीड ही है। ठीक है। तो जब वो बैक क्रॉस करते थे, तो बैक क्रॉस से तो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा है, बैक क्रॉस से किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा है। जब भी बैक क्रॉस करते थे, तो जो F1 जनरेशन है, बैक क्रॉस के बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस हो रही, उस जनरेशन में सारे कंक्लूजन, मतलब जो सारे रिजल्ट का मतलब सारे कॉम्बिनेशन में सारे प्लांट जो है वो एक जैसे ही ग्रो कर रहे हैं। ठीक है भाई, जीनोटाइप तो उस समय कुछ पता ही नहीं था कि जीन क्या है, तो जीनोटाइप की कोई बात ही नहीं थी, ऑब्जर्व भी केवल कर सकते हो। तो मेंडल ने देखा कि जब भी हम बैक क्रॉस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जैसे कि प्योर लाइन से स्टार्ट किया एंड क्रॉस कराया, F1 जनरेशन के प्लांट प्रोड्यूस किए, और ये F1 जनरेशन के प्लांट को लेकर के जब एनी ऑफ पेरेंट, चाहे वो टॉल हो या डॉर्फ हो, है ना, प्योर लाइन में पीछे जाकर के, यहाँ से आपको समझना है, ये F1 जनरेशन के प्लांट को उठा करके और पीछे जाकर के चाहे टॉल पेरेंट के साथ या डॉर्फ पेरेंट किसी के साथ भी क्या करा दे रहा है, क्रॉस करा दे रहा है। ठीक है, क्रॉस करा दे रहा है। तो ये फिनोमेना क्या था, ये फिनोमेना जिसमें चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, दिस इज बैक क्रॉस। क्लियर। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि जब भी हम टॉल पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, मीन्स जब हम केवल टॉल पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, है ना, तो टॉल पेरेंट के साथ जब केवल क्रॉस कराया जा रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर हम किसी भी नतीजे पर, किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि हर बार तो हमें जो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई एक बार टॉल के साथ डॉर्फ के साथ अगर क्रॉस कराया तो सारे कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। ठीक है। तो मेंडल ने इसी बेसिस पर माना कि जो भी कैरेक्टर पे डिटर्मिनेशन करने के लिए बॉडी में किसी इंडिविजुअल के दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और एक फैक्टर क्या होता है, रेसेसिव होता है। उन्होंने कहा कि जो टॉल है उसमें डोमिनेंट फैक्टर है हाइट को रेगुलेट करने के लिए, और जो डॉर्फ है उसकी हाइट का रेगुलेशन करने के लिए उसमें क्या है, उसमें रिसेसिव फैक्टर मौजूद है। तो जो डोमिनेंट फैक्टर है वो रिसेसिव वाले को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, हाइड कर दे रहा है, उसको एक्सप्रेस होने ही नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये जो है इसको क्या बोला गया, बैक क्रॉस। और जो टेस्ट क्रॉस है, बहुत ध्यान समझिएगा, टेस्ट क्रॉस जो है उसको वैल्यूएबल माना गया। टेस्ट क्रॉस को उन्होंने वैल्यूएबल माना, और इसी टेस्ट क्रॉस के बिहाफ पर मेंडल एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि यस, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, वो प्योर लाइन है। मतलब जहां से हमने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी है वो क्या है, प्योर लाइन है, और जो हमारा रिजल्ट जो मिल रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। तो ध्यान देना है कि जब यहाँ से स्टार्ट करो बेटा, फिर से समझो, जो F1 जनरेशन के प्लांट है, F1 जनरेशन के प्लांट को ले जाकर के या प्रोजनी को ले जाकर के जब हम किसी रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो ये वाला क्रॉस क्या हो गया, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। और जब क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन के प्लांट को ले जाकर के डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका बैक क्रॉस। ठीक है। बैक क्रॉस वैल्यूएबल नहीं है। जो पेरेंट्स हैं उनकी प्योर ब्रीड को चेक करने के लिए कि जो पेरेंट्स है वो प्योर ब्रीड है कि नहीं, ये वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन जो टेस्ट क्रॉस है, दिस इज वैल्यूएबल टू कंक्लूड द प्योरिटी ऑफ जो हमारे जो ये पेरेंट है, पी लाइन माना जाएगा। टेस्ट क्रॉस करके ही आप इस नतीजे पर पहुंचते हो कि वो प्योर ब्रीड के हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब भी बैक क्रॉस कराया जाता है तो वहां पर सारे जो फिनोटाइप है वो एक जैसे ही मिलेंगे। ठीक है।
जो फिनोटाइप है बैक क्रॉस में वो सब एक जैसे ही होंगे, लेकिन जब भी टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, टेस्ट क्रॉस जब भी कराया जाता है तो F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान देना मोनोहाइब्रिड के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम किसी एक सिंगल कैरेक्टर के बिहाफ पर डेटा कैलकुलेशन करते हैं, केवल एक सिंगल कैरेक्टर के बिहाफ पर जब डेटा कैलकुलेशन करते हैं तो इसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लीजिए कि प्लांट में, तो प्लांट में भाई बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर है, मेंडल ने ही 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए, लेकिन उन 7 कैरेक्टर में जब उन्होंने अपना फोकस केवल हाइट पर ही रखा, या मान लो केवल फ्लावर कलर पर ही अपना फोकस रखा, तो जब इस बिहाफ पर उन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है, केवल प्लांट की हाइट को बेसिस मान के जब क्रॉस कराया, तो ये क्या कहलाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये कहलाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम बैक क्रॉस के लिए रिजल्ट देख रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बैक क्रॉस का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑल जो फिनोटाइप होंगे वो एक जैसे होंगे, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चल पाएगा कि हमने जो प्योर लाइन, जिसको पी लाइन माना है, वो प्योर ब्रीड है भी कि नहीं। लेकिन जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, ध्यान समझिएगा, मेंडल ने भी यही किया, जब टेस्ट क्रॉस किया तो इस नतीजे पर, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यस, जो हमने प्योर लाइन लिया है वो एक्चुअली प्योर ब्रीड है। कैसे, टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो रेशियो ऑब्टेन होता है नेक्स्ट जनरेशन में, वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये रेशियो हमेशा 50%:50% होगा। ठीक है, मतलब आधे प्लांट आपको क्या मिलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, और आधे प्लांट कैसे होंगे, रिसेसिव। ठीक है, तो याद रखना। और इसी को अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ये जो हमारा रिजल्ट है टेस्ट क्रॉस है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर अगर टेस्ट क्रॉस किया जाए तो वहां जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप के लिए, सारे फिनोटाइप के लिए रिजल्ट है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में ये हो जाएगा 50%:50% एंड 50 नहीं, 25 एंड 25%। ठीक है, तो ये आपका जो आउटपुट होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, ये हमेशा हो जाएगा 25 मतलब 1:1:1:1। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले में मोनोहाइब्रिड में 2:2। तो इस तरह से जो मेंडल है वो उन्होंने प्रूफ किया कि जहां से हमने प्योर लाइन ली है वो एक्चुअली प्योर ब्रीड है। तो 2 साल लग गए, 2 साल तक उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट तो करते ही थे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जो भी क्रॉस कर रहे थे 2 साल उन्होंने किया। ठीक है, वैसे तो उन्होंने जो पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया वो 7 साल तक जो है उन्होंने पाइसम सेटाइवम पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन शुरुआती 2 साल, ठीक है, ईयर 1857 से ईयर 1859 तक, शुरुआती ये 2 साल है, इसमें इन्होंने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है, ये भी खूब किया। तो टेस्ट क्रॉस, देखिए टेस्ट क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा भी क्यों जाता है, तो उसका रीजन वही है ना, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो और पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है कोई सब्सटेंस, तो उसको पता लगाने के लिए क्या है, आप सिंपली कोई इंडिकेटर टेस्ट करते हो। टेस्ट का मतलब कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हम किसी कंक्लूजन पर, एक फैक्ट पर पहुंच सकें। ठीक है, तो बैक क्रॉस से कोई फैक्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब भी उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस का मतलब F1 जनरेशन के प्रोजेनी जो हैं उनको लेकर के और पी लाइन में, पेरेंट लाइन में जाकर के किसके साथ क्रॉस करा दिए जाए, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आते हैं मेंडल के ये जो 3 लॉ उन्होंने बताए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखिए, मेंडल ने जब अपना टेस्ट क्रॉस कंप्लीट कर लिया और ये पता चल गया कि हाँ, जो हमारा पेरेंट है वो पूरा प्योर ब्रीड का है, तो उन्होंने टॉल प्लांट लिया। टॉल प्लांट का जो उन्होंने एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन किया वो क्या, वो ये है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड स्मॉल टी वाला क्या हो गया, ये हो गया डॉर्फ। तो दिस इज टॉल, ये टॉल पी प्लांट हो गया, एंड दिस इज डॉर्फ। बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है।
अब गैमीट का फॉर्मेशन करो, ठीक है। गैमीट का फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, तो जब गैमेटोजेनेसिस किया गया, ठीक है, तो गैमीट कौन बनेगा। अब जरा समझो कि अगर मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, और जब गैमीट के फॉर्मेशन की बात होगी तो गैमीट का फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा है, मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस के बाद तो 4 सेल ये बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, तो 4 गैमीट होने चाहिए। लेकिन इन 4 गैमीट में आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन देखना है कि कितने टाइप के बन रहे हैं, तो उस टाइप के बिहाफ पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैमेटोजेनेसिस हुई तो यहाँ जो गैमीट बने, जो ऊपर गैमीट बने, वो कितने हो गए, वो हो गए आपके 2 टाइप, है ना। टॉल प्लांट में केवल गैमीट जो बन रहा है ना उनको दिखाया जा रहा है। तो एक ही टाइप के कॉम्बिनेशन वाले, मतलब एक ही तरह के कॉम्बिनेशन वाले गैमीट्स बन रहे हैं। तो बनते तो 4 हैं, लेकिन आप यहाँ पर 2 लेकर के भी क्रॉस दिखा सकते हो। तो ये देखिए कैपिटल टी, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दिखा दोगे, स्मॉल टी, ठीक। ये आपके गैमीट बन गए। अब इनको क्या कराना है, मेंडल ने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर अगर क्रॉस लगाया तो क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो देखो हुआ क्या होगा, ये मेंडल ने इस तरीके से चीजों को दिखाया। कैसे, अब देखिए कैपिटल टी के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल टी। फिर एक बार कैपिटल टी के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल टी। फिर यहां पर इसी तरीके से इन दोनों में भी, ठीक है। अच्छा, यहां जहां से एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी, जहां से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, दिस इज पी लाइन। पी लाइन का मतलब हो गया प्योर लाइन। पी लाइन का मतलब प्योर लाइन या पेरेंट लाइन भी इसे बोलेंगे, ठीक है, पी लाइन। एंड जो यहां पर ये कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं लास्ट में एक्सपेरिमेंट के बाद, ये सारे कौन हो गए, ये हो गए F1 ऑफ स्प्रिंग्स, F1 ऑफ स्प्रिंग्स। एंड F1 ऑफ स्प्रिंग्स में क्या देखा मेंडल ने, ये सारे जो हैं ये क्या है, टॉल है। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है, ठीक है। तो इससे मेंडल ने प्रूफ किया, मेंडल ने बताया कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के डिटरमिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, एंड ये फैक्टर में कोई एक डोमिनेंट होता है और कोई एक रिसेसिव होता है। तो हमेशा जो डोमिनेंट फैक्टर है वो रिसेसिव को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इन द सेंस कि जब भी डोमिनेंट फैक्टर वाले प्लांट को लेकर के या ऑर्गेनिज्म को लेकर के जिसमें डोमिनेंट फैक्टर मौजूद है किसी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब एक ही कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर का टाइप एक ही, जैसे हाइट है ना, लेकिन उसके एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर हाइट क्या है भाई, प्लांट लंबा है, और यहाँ पर हाइट क्या है, कम है, तो ये डॉर्फ है। तो उन्होंने इसी बेसिस पर कहा कि जब इनको लेकर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट को लेकर के और उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मेथड क्या अपनाया मेंडल ने, तो इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। यहाँ पर ध्यान देना है कि मेंडल ने हर बार, देखिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस तो उन्होंने कराया ही कराया, लेकिन इसके टेस्ट क्रॉस से ही वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्योर ब्रीड हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी करके देखा कि एक बार टॉल प्लांट में उन्होंने इमेस्कुलेशन कराया। जब यहाँ पर इमेस्कुलेशन करा दिया तो इन द सेंस कि अब जब फ्लावर में, अच्छा इमेस्कुलेशन कराना कब है, बिफोर मैच्योरेशन ऑफ एंथर, इससे पहले कि एंथर मैच्योर हो जाए, ठीक है, आपको एंथर कट करके अलग कर देने। तो मेंडल ने यही किया, बिफोर मैच्योरेशन ऑफ द प्लांट, सॉरी बिफोर मैच्योरेशन ऑफ द एंथर ऑफ द फ्लावर, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना पाइसम सेटाइवम में, तो एंथर इन्होंने कट करके निकाल दिया। तो एक बार उन्होंने एक पेरेंट को, बहुत ध्यान समझना, बारी बारी से यहाँ पर करके देख लेते हैं, ये बॉक्स में समझ लीजिए। एक बार उन्होंने क्या किया,
टॉल प्लांट को क्रॉस कराया किसके साथ, डॉर्फ के साथ, फिर टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया तो आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी नई बात बता दी, अरे सब तो सेम है। लेकिन यहाँ पर मेंडल ने एक काम और भी किया, वो काम ये था कि एक बार उन्होंने टॉल प्लांट को क्या माना, टॉल प्लांट को उन्होंने फीमेल की तरह रिगार्ड किया, फीमेल बना करके क्रॉस कराया, इसमें इमेस्कुलेशन कर दिया और पॉलन ग्रेन कहाँ से उठाया, यहाँ से। तो एक बार इसको फीमेल बनाया और एक बार इसको मेल बनाया। दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार जो टॉल प्लांट था उसको क्या बना दिया, उसको मेल बना दिया, और जो उसके सामने ड्वार्फ प्लांट था उसको फीमेल बना दिया। मतलब एक बार टॉल में इमेस्कुलेशन कराया एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और दूसरे एक्सपेरिमेंट सेम वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन अब जो सेक्स जो है उसको बदल दिया। सेक्स बदलने का सेंस है कि एक बार पॉलन ग्रेन यहाँ से उठाए टॉल से, मेल बना करके इसको मान करके यहाँ से पॉलन ग्रेन उठाए, इमेस्कुलेशन किसमें कराया, टॉल में। और दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो टॉल प्लांट को मेल मान लिया और इमेस्कुलेशन किसमें कराया, ड्वार्फ में। तो इस तरीके से ये जो दो केसेस हो गए कि सेक्स जो है उनको अदल बदल के, है ना, एक बार टॉल को मेल माना एंड दूसरी बार उसको फीमेल माना। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये क्रॉस कराया तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। तो याद रखना, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब किया मेंडल ने, 2 साल खूब किया। इसलिए किया ताकि किसी भी तरीके की कोई एरर ना रह जाए। ठीक है, एरर एकदम एरर फ्री हो उनका एक्सपेरिमेंट, जो कंक्लूजन वो डेवलप कर रहे हैं वो एकदम एरर फ्री हो। इसके लिए उन्होंने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस किया। आगे बात समझ में, तो दिस इज रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, तो आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो कैरेक्टर वाले, फैक्टर वाले जो प्लांट हैं उनको लेकर के जब एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, तो ये F1 जनरेशन में जो सारे ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं वो क्या है, टॉल है। ठीक है, सारे टॉल हैं। तो बस इसी बेस पर मेंडल ने क्या कह दिया, जरा ध्यान से समझिए, ये कह दिया कि जब टॉल प्लांट को लेकर के, टॉल क्या है, डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है, किसी ड्वार्फ प्लांट मतलब रिसेसिव फैक्टर वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे, क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, तो इन F1 जनरेशन ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर विल अपीयर। In F1 generation only dominant character will appear, means जो recessive character है that will suppressed by the effect of dominant। ठीक है, इसलिए ये जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, इस बेसिस पर उन्होंने पहला लॉ बताया, क्या बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, बाद में A.B. शर्मैक ने कहा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, मेंडल ने बताया, लेकिन ये मेंडल की खुद की डिस्कवरी नहीं है, दिस इज प्रेजेंट इन नेचर ऑलरेडी। ठीक है, नेचर में ये पहले से ही प्रेजेंट है। मेंडल ने क्या किया, केवल इसको डिस्कवर किया। मेंडल के केवल 2 लॉ हैं, जिसमें पहला लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बेटा कि टोटल कितने लॉ हैं मेंडल ने जो प्रपोज किए, तो 3 हैं। ध्यान से समझो, टोटल कितने लॉ हैं, 3 लॉ आर प्रपोज्ड बाय मेंडल। ठीक है, लेकिन फिर उसमें कहा गया कि व्हाट द नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, या व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अब उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा हुआ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत लॉ ऑफ डोमिनेंस में लगा देंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, प्रपोज किए 3 लॉ उन्होंने बताए, ठीक है, उन 3 लॉ में पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लेकिन मेंडल की खुद की इन्वेंशन, मतलब उनका खुद का जो पहला लॉ है वो कौन है, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये बात किसने बताई, ये बात E.B. शर्मैक ने बताई। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया, ये उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों बिहाफ पर बताया। अभी जो हम लोगों ने ये पढ़ा, ये जो पैटर्न पढ़ रहे हैं जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहा है, तो दिस फिनोमेना, ये जो है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर क्रॉस करा रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, समझ बात आ गई, दिस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब समझते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए F1 जनरेशन में आपसे फिनोटाइप अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, फिनोटाइप लिखेंगे 1:1:1:1। क्यों, क्योंकि सारे क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं। और मेंडल के बाद जो उनके रीडिस्कवरर थे, उन्होंने फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप भी प्रोड्यूस किया। तो F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए F1 जनरेशन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है जीनोटाइप।
तो जीनोटाइप भी आप क्या बता देंगे 1:1:1:1:1। अब कहोगे जब दोनों सेम है, जब फिनोटाइप भी सेम है जीनोटाइप भी सेम है, तो दोनों को अलग अलग लिखने का क्या रीजन है? तो अलग अलग लिखने का रीजन ये है कि फिनोटाइप में ये नहीं दिखता है कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? आप यहाँ पर केवल लिखेंगे ऑल टॉल, ठीक है। सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं? टॉल मिल रहे हैं। लेकिन जब हम जीनोटाइप चेक करते हैं तो जीनोटाइप से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एग्जैक्टली जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है? तो यहाँ पर देखिए जेनेटिक कॉम्बिनेशन एकदम क्लियर होगा। ये मेंडल ने नहीं बताया जीनोटाइप। जीनोटाइप किन लोगों ने बताया होगा? जीनोटाइप उनके बाद के वर्कर्स ने, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या हो गया? ऑल टॉल तो है, ऑल टॉल है, लेकिन इसके बीच में अगर एक लाइन छोड़ दी जाए फिलिंग द ब्लैंक्स FIB, तो यहाँ पर क्या डालोगे? ऑल हाइब्रिड टॉल, ठीक है। जो सारे प्लांट मिल रहे हैं वो क्या है? हाइब्रिड टॉल है। तो इस तरीके से फिनोटाइप भी टॉल ही है, सारे टॉल है, लेकिन वो हाइब्रिड टॉल है, मतलब प्योर टॉल नहीं है। प्योर टॉल नहीं है। प्योर जब F1 जनरेशन के लिए, ठीक है, इस तरीके से कैपिटल T स्मॉल t आ रहा था एक साथ, यहाँ पर देखो कैपिटल T स्मॉल t, लेकिन यहाँ पर हमें केवल इसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये तो सप्रेस हो गया। यहाँ पर क्या है? इसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये सप्रेस है। लेकिन जेनेटिक कॉम्बिनेशन में ये बात साफ दिख रही है। जब जीन्स लेवल पर जाकर के स्टडी करेंगे, जीन्स को क्या कहा जाता है? जीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, ठीक है। जो जेनेटिक्स है उसका जो फंक्शनल और आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन है? वो जीन है, ठीक है। तो जेनेटिक लेवल पर जब चेक किया गया तो पाया गया कि नहीं, जो टॉल प्लांट हैं उसमें केवल F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिल रहे हैं उसमें केवल टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने वाला ही एलील नहीं प्रेजेंट है, बल्कि उसके साथ डॉर्फनेस वाला एलील भी मौजूद है। हाँ, ये बात है कि जो टॉल ये वाला जो जीन है ये इस वाले जीन पर क्या है? पावरफुल है। तो जो डोमिनेंट है वो जो पावरफुल है उसको इसी वजह से डोमिनेंट कहा गया, और जो सप्रेस हो गया उसको क्या कहा गया? रिसेसिव। तो यहाँ पर कैपिटल T क्या हो गया? डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट फैक्टर जो मेंडल ने कहा, और स्मॉल t क्या हो गया? डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट फैक्टर। आ गई बात समझ में? तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपका हो गया। डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही F2 जनरेशन का प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा ना बेटा, जो मेंडल ने किया, पी लाइन से आपने चीजों को स्टार्ट किया, क्या प्रोड्यूस किया? F1 जनरेशन, ठीक है। और F1 जनरेशन से क्या प्रोड्यूस किया? F2 जनरेशन प्रोड्यूस की। तो अब जरा एक बार फिर से समझ लो, मेंडल ने पी लाइन चेक करने के लिए यहाँ जो हम ले रहे हैं वो प्योर ब्रीड है कि नहीं, F1 जनरेशन के प्लांट को ले जाकर के रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करा रहा है तो वो हो गया टेस्ट क्रॉस, और अगर डोमिनेंट के साथ करा रहा है तो हो जा रहा है बैक क्रॉस को ही आउट क्रॉस भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग समझ चुके हैं। तो आपने देखा कि F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट मिल रहे हैं वो क्या है? डोमिनेंट। तो F1 जनरेशन तक जो हमारा लॉ एस्टेब्लिश हो रहा है वो कौन सा है? वो पहला लॉ हो गया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और F1 जनरेशन के ही प्लांट से F2 जनरेशन प्रोड्यूस हो रही। तो F2 जनरेशन में जो लॉ दिखाई दे रहा है एक्चुअली यही मेंडल का फर्स्ट लॉ है ना, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने डेवलप की उसमें तो ये दूसरा लॉ है, लेकिन मेंडल का ये पहला लॉ है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बाद में इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहा गया, ठीक है। बाद में इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहा गया, और मेंडल ने क्या कहा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मेंडल ने पी लाइन से F1 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो यहाँ पे काम कराया वो क्या था? वो था क्रॉस पॉलिनेशन। और F1 से F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए मेंडल ने खुद क्या यहाँ पर होने दिया? मेंडल ने यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं कराया था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1 से F2 जनरेशन प्रोड्यूस जब करी तो क्या वहां पर कोई क्रॉस कराया?
वहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन कराया? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये नेचुरल तरीके से होने दिया। दिस इज, किताबों में इसके लिए क्या लिखा हुआ है? इसके लिए लिखा हुआ है सेल्फिंग। इसके लिए लिखा हुआ है सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बोला गया बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए F1 से F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन कराया और F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखा। तो देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। ठीक है, चलिए कैसे हुआ होगा। तो सिंपल सा है, सिंपल सी चीज है, आप आसानी से समझ जाओगे। देखते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट किया, क्रॉस कराया। ठीक है, ये पहला वाला केस तो आपका वही हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सारे क्या मिल गए? टॉल मिल गए। सारे प्लांट जो है वो टॉल मिल गए। लेकिन जब जीनोटाइप चेक किया गया तो पता चला कि ये जो सारे टॉल हैं दे आर नॉट प्योर टॉल, दे आर हाइब्रिड टॉल। ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि ये जो सारे हमें कॉम्बिनेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं दे आर ऑफ F1 जनरेशन। और ये जो ऊपर है ये क्या है? ये हो गया आपका P लाइन। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया? अब मेंडल ने ये किया, उन्होंने बताया कि अगर हम F1 जनरेशन के ही प्लांट को लेकर के, F1 जनरेशन के ही प्लांट को लेकर के और इनमें क्या होने दें? सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए अब यहाँ पर तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने क्या होने दिया? ये ग्रीन जो यहाँ पर डॉट बना दे रहा है, इसका मतलब, या चलिए रेड से कर दे रहा है, इसको आप समझ जाइएगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? दिस इज ये सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो गोला बना है इसको सेल्फ पॉलिनेशन मान लो। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब होने दिया तो देखिए क्या हुआ? कैपिटल टी, एक बार कैपिटल टी के साथ ले आकर के यहाँ पर रखो, है ना, दोनों एक साथ आ रहे हैं। फिर एक बार, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिला। यहां पर क्या कॉम्बिनेशन मिला? और यहां पर कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है आपको? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला केस है ये वाला, ये क्या है? टॉल। मेंडल ने जो देखा होगा बेटा, है ना, हम लोग अभी उसकी बात कर रहे हैं। टॉल प्लांट है, ये क्या है? ये भी टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है और यहाँ पर डॉर्फ प्लांट। तो देखिए जीनोटाइप तो मेंडल को पता नहीं था। ठीक है, उन्होंने तो फिनोटाइप ही देखा। तो फिनोटाइपिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंडल ने ये प्रूफ किया कि जब हमने टॉल और डॉर्फ प्लांट को लेकर के F1 जनरेशन प्रोड्यूस की, तो F1 जनरेशन में तो हमें सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा रिसेसिव फैक्टर है वो डोमिनेंट फैक्टर से सप्रेस कर दिया गया, छुपा दिए गए। लेकिन F1 जनरेशन के वो जो प्लांट ऑब्टेन हुए हैं, है ना, उन प्लांट को लेकर के अगर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो F2 जनरेशन में जो ये सारे प्लांट मिल रहे हैं, अब जो ये जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, ये वाली जनरेशन, ये जनरेशन क्या हो गई? दिस इज F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो उन्होंने बताया कि जब F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो इस F2 जनरेशन में 3 प्लांट कैसे मिल रहे हैं? टॉल। ठीक है, जो मेंडल ने बताया कि 3 प्लांट तो टॉल हैं, लेकिन एक प्लांट जो है डॉर्फ हो गया। मतलब एक प्लांट जो है कौन सा प्रोड्यूस हुआ? रिसेसिव कैरेक्टर वाला प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब ये कि F1 जनरेशन के प्लांट जो प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो फिर से क्या होता है? डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। आगे बात समझ में। और जो रिसेसिव फैक्टर है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो पूरी तरह से प्योर होगा। ठीक है, जो रिसेसिव फैक्टर है दैट इज एक्सप्रेसिबल व्हेन इट इज प्योर।
क्लियर। तो इस तरीके से उन्होंने प्रूफ किया कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो रिसेसिव फैक्टर है वो डोमिनेंट फैक्टर से क्या हुआ है, सेग्रीगेट हुआ है, मीन्स अलग हुआ है, ठीक है, और प्योर हुआ है। इसलिए ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको लॉ ऑफ क्या बोला गया, प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है। बाद के लोगों ने इसका जीनोटाइप के साथ, इसका फिनोटाइप के साथ साथ जो है जीनोटाइप भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप F2 जनरेशन के लिए आपसे अगर पूछा जाए फिनोटाइप, तो फिनोटाइप आप क्या लिखोगे, फिनोटाइप आप लिखोगे इसका दिस इज 3:1 लिख सकते हैं आप। ऑप्शन में आपको देखो इस तरीके से भी दिया जा सकता है, या ये ऐसे करके दिया जाएगा 75%:25%, ठीक है, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो दोनों आप बना लेंगे। देखिए 3:1 का ही तो रेशियो है। तो इसका मतलब क्या कि तीन प्लांट या 75% प्लांट कैसे हैं, टॉल है ना, टॉल है, और एक मतलब 25% कैसा है, ड्वार्फ है, ठीक है, क्लियर। एंड अगर इसी का फिनोटाइप पूछा जाए, देखिए फिनोटाइप मेंडल ने बताया था, और इसी का अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाए, जीनोटाइप किसने बताया, मेंडल के बाद के लोगों ने जो उनके रीडिस्कवरर थे, ठीक है, जीनोटाइप। तो आप जीनोटाइप में बेटा क्या लिखोगे, जीनोटाइप में आप लिखेंगे दिस इज 1:2:1 ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो 25%:50%:25%। मीन्स ये कि एक प्लांट यहाँ पर क्या है, प्योर टॉल है। ये वाला जो टॉल है, अगर फिनोटाइपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई टॉल, सारे टॉल दिख रहे हैं, लेकिन जब जीनोटाइप जेनेटिक लेवल पे गए तो पता चला ये वाला जो टॉल है एक्चुअली ये क्या है, ये है आपका प्योर टॉल, ठीक है, दिस इज प्योर टॉल। और बाद के ये जो दोनों टॉल हैं, ठीक है, 2, ये क्या हो गए, ये हो गए हाइब्रिड टॉल, ये हो गए हाइब्रिड टॉल, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, दिस इज डॉर्फ, दिस इज डॉर्फ। और जो डॉर्फ है वो रिसेसिव फैक्टर है, और वो तभी दिखाई देगा जब वो प्योर होगा। तो यहाँ पर प्योर डॉर्फ लिखो, कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिसेसिव है, और रिसेसिव फैक्टर तभी एक्सप्रेसिबल होगा जब वो प्योर होगा। तो जब जीनोटाइप आया, जब जीनोटाइप का एक्सप्लेनेशन हुआ, तब ये बात और प्रूफ हो गई, तब ये बात और ज्यादा प्रूफ हो गई कि यस, यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, जो एलिल्स हैं, जो जीन्स हैं, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हुए हैं, तभी प्योर टॉल और तभी प्योर डॉर्फ पॉसिबल हो पाया है। इस वजह से सेकेंड लॉ जो मेंडल का है ना, जो मेंडल ने प्रपोज किया सेकेंड लॉ, एक्चुअली ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। मतलब फर्स्ट लॉ इसलिए क्योंकि ये मेंडल की इन्वेंशन है, तो इन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडल का फर्स्ट लॉ है, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंडल ने एक्सप्लेनेशन दी है उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो सारा उन्होंने शुरुआत में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किए, तो उस बिहाफ पर ये दूसरा लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि प्योर टॉल, डॉर्फ एंड हाइब्रिड, इन द सेंस कि भाई जीनोटाइप से, फाइनली जीनोटाइप से मेंडल ने ही प्रूफ कर दिया था फिनोटाइप में, लेकिन जीनोटाइप में इसमें एकदम पक्की मोहर लग गई, ठीक है, कि ये जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट है। आ गई बात समझ में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि ये जो दोनों लॉ है ना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। क्या डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो ये लॉ नहीं दिखाई देंगे? यस, दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन बुक में दिया हुआ है या जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया, वो क्या है, वो है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड। अब देखिए मोनोहाइब्रिड पर क्यों बेस्ड है, क्योंकि आप देखो किसी एक ही कैरेक्टर को तो देख रहे हो ना एक बार में। जब हम कोई क्रॉस कराते हैं और उस क्रॉस में केवल एक ही कैरेक्टर के बेसिस पर डेटा कैलकुलेशन करते हैं, है ना, when the data calculation of the experiment taking place on the basis of a single character, एक ही कैरेक्टर के लिए जब हम डेटा कैलकुलेशन करते हैं तो that is known as monohybrid cross, क्लियर। और जब हम टू कैरेक्टर्स के लिए डेटा कैलकुलेशन करते हैं
तो दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कब है? जब एक सिंगल कैरेक्टर का कैलकुलेशन। डाई हाइब्रिड कब है? जब दो कैरेक्टर का कैलकुलेशन, और दो के बाद अगर तीन के लिए 3 कैरेक्टर का डेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, 3 कैरेक्टर मतलब जैसे प्लांट की हाइट हो गई, फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर का पोजीशन हो गया, ये 3 कैरेक्टर हो गए। तो इसके भी हाथ पर अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। आ गया समझ में? इतना क्लियर हो गया? तो बेटा आज हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट कर लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन उससे पहले कुछ एक फैक्ट बता देते हैं जिनसे आपको ये समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी जनरेशन में, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर कोई वर्क कराया गया हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर कोई वर्क कराया गया हो, या कैसा भी क्रॉस हो, वहां पर नंबर ऑफ जो जाइगोट है, जाइगोट का मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, या नंबर ऑफ गैमीट कितने प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने प्रोड्यूस होंगे, ये आप इजीली कर पाओगे। उसके लिए 3 फार्मूले हैं, इनको आप याद रखो। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है? पहला है आपका नंबर ऑफ गैमीट्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ गैमीट ऑब्टेन्ड इन द सेंस कि भाई गैमीट तो ठीक है, एक बार में एक सेल, एक जो हमारी जर्मिनल सेल होती है, जर्म सेल, वो मियोटिकली 4 सेल में कन्वर्ट होती है और वो 4 सेल गैमीट ही होते हैं। ठीक है, वो 4 सेल गैमीट ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ना कि वो जो गैमीट है उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब उसका जीनोटाइप क्या, उस बिहाफ पर आपको चेक करना। तो नंबर ऑफ गैमीट ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 2 की पावर आपको n रखना है, 2 की पावर n। पहला फार्मूला आपका ये हो गया। सेकंड जो फार्मूला है वो क्या हो गया? नंबर ऑफ जाइगोट। जाइगोट को कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हो, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में 4 कॉम्बिनेशन मिले, 4 का मतलब 4 कॉम्बिनेशन मिले और चारों क्या थे? टॉल। ठीक है, F2 जनरेशन में गए तो भी आपको 4 कॉम्बिनेशन मिले, लेकिन उन 4 कॉम्बिनेशन में, ठीक है, वो 4 कॉम्बिनेशन में जो आपके टाइप है वो बदल गए। एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक क्या है? डॉर्फ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जाइगोट जो कॉम्बिनेशन है वो कितने मिलेंगे? तो टोटल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला याद रखोगे, दिस इज 4 की पावर n। ठीक है, 4 की पावर n। एंड जो आपका थर्ड है, तीसरा जो फॉर्मूला है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छी तरह से करना। ठीक है ना, क्योंकि जो सीधी सीधी बातें हैं वो तो सब पढ़ लेते हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फंसते हैं अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप ऑब्टेन्ड। तो इसके लिए आप करेंगे 3 की पावर n। ये आपका जीनोटाइप के लिए। ठीक है, चलिए भाई चेक करते हैं। जैसे आपका F1 जनरेशन है सपोज, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ पर ये सब में आप देखिए क्या लिखा हुआ है? n। ठीक है, n को पावर बना हुआ। तो ये n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। n का मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये n का मीनिंग। अब हाइब्रिडाइजेशन का टाइप इन द सेंस, जैसे मोनो हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड, जैसे कहीं पर आपने डाई हाइब्रिड लिखा है, ठीक है, कहीं पर आपने ट्राई हाइब्रिड लिखा है। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड वाले केस में जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मोनो का मतलब ही होता है 1। ठीक है, डाई का मतलब 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 2। इसी तरह ट्राई, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे पूछा गया भाई गैमीट कितने ऑब्टेन्ड होंगे, तो जो गैमीट ऑब्टेन्ड होंगे मोनो हाइब्रिड के लिए, ठीक है,
मोनो, मोनो हाइब्रिड लिख लो, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, आपसे बस आपके सिलेबस में मोनो और डाई ही मेन है, 12th में मोनो और डाई ही मेन है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं मोनो हाइब्रिड में, यही फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 रखा, फाइनली 2। ठीक है, फाइनली 2 ही तो गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। डाई हाइब्रिड के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या करना है, तो यहाँ पर 2 की पावर n जो है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखनी है, 2 लिखनी है, तो 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जा रहा है 4। ठीक है, इसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड में क्या हो गया बेटा, 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे 3, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 टू जो 4 एंड 4 टू जो 8। तो यहाँ पर आपको जो गैमेट्स मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, इन गैमेट्स को चेक भी किया जा सकता है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। एक क्रिस क्रॉस मेथड क्रिस क्रॉस बोल रहा हूँ, एक फॉर्क मेथड अप्लाई कर सकते हो। उस फॉर्क मेथड से एकदम बात आपको क्लियर हो जाएगी कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो देखिए, जैसे आपसे कहा जा रहा है, चलिए मोनो हाइब्रिड वाला केस तो इजी है भाई, कैपिटल टी और कैपिटल टी है। ठीक है, आपसे पूछा गया गैमेट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका है इससे आप बस आधा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे एक ये लेते जाइए एंड एक ये फॉर्क टाइप का बना के ऐसे कर लोगे, तो ये 2 आपको गैमेट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए डाई हाइब्रिड वाला केस है, सपोज मान लो ये है, ये डाई हाइब्रिड, ये आपका मोनो हाइब्रिड केस है। ठीक है, ये वाला मोनो हाइब्रिड है। मोनो हाइब्रिड का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा गैमेट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक बार आपने कैपिटल टी रखा, एक बार स्मॉल टी रखा, बस ये हो गया, काम खत्म। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड इसी में मान ली फ्लावर की पोजीशन भी आपने ले ली है ना, फ्लावर का कलर, ये टॉल के लिए ना हाइब्रिड टॉल, एंड दिस इज फ्लावर के कलर के लिए हाइब्रिड रेड। तो ये देखिए, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड वाला केस था। ठीक है, ये जो पहला वाला केस था वो मोनो हाइब्रिड, एंड जो दूसरा केस है वो क्या है, डाई हाइब्रिड। यहाँ पर अब गैमेट कैसे प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पर गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए आपको करना ये है कि इस तरीके से ले लें, कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे रखो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको करना ये है कि देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये वाला जो है, इसको तो उठा करके हम लोग ले गए यहाँ पर, यहाँ रख लिया। अब बच कौन गया, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी बच गया। तो एक बार इस कैपिटल टी को कैपिटल आर के साथ क्या करो, वो कराओ, है ना। यहाँ पर जो दोनों चीजें बच रही हैं उनको बारी बारी से एक बार कैपिटल टी को इसके साथ वो कराओ, कंबाइन कराओ, तो क्या हो जा रहा है, देखिए कैपिटल टी आर। ठीक है, कैपिटल टी आर हुआ कि नहीं हुआ, इस टी को उठा करके इस आर पे ले गए तो कैपिटल टी आर। फिर एक बार इस कैपिटल टी को इस स्मॉल आर के साथ लाओ, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ, कैपिटल टी को स्मॉल आर के साथ एक बार लाए। अब बच कौन गया, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को एक बार जो है कैपिटल आर के साथ लाओगे, देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर एक ये। ठीक है, फिर स्मॉल टी को स्मॉल आर के साथ लाओ, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये देखिए 4 कॉम्बिनेशन मिले ना, ये 4 जो कॉम्बिनेशन मिले ये किसके मिले, ये मिले गैमीट के। तो हियर द 4 गैमीट आर फॉर्म, ये जो 4 गैमीट तो ठीक बने, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो गैमीट है उसमें गैमीट का जीनोटाइप क्या, तो गैमीट का जीनोटाइप ये होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। समझ बात आ गई। तो 4 गैमीट प्रोड्यूस हुए कि नहीं, अब देखिए 4 गैमीट प्रोड्यूस हुए, मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो ठीक है। 2 की पावर n की वैल्यू क्या रखोगे डाइहाइब्रिड के लिए 2, तो गैमीट कितने प्रोड्यूस हो गए 4। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड में 8 बन जाएंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 8 बन जाएंगे। आप करके देखिएगा, नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखना, आपके सारे आंसर मिलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नीट का फाउंडेशन चल रहा है बेटा, एम्स का आपका फाउंडेशन है। आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो बोर्ड्स तो आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। ओके, चलिए अब नंबर ऑफ जाइगोट फॉर्म। ठीक है भाई, देखते हैं जाइगोट का मतलब कि टोटल कॉम्बिनेशंस कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशंस दिखाने के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग चेकर बोर्ड
की हेल्प लें। अच्छा, चेकर बोर्ड, अभी एक चीज आ गई। तो ये जो चेकर बोर्ड वाला फिनोमेना है ये किसने दिया था? तो ये दिया था, साइंटिस्ट का नाम है प्यूनेट, PUNNET। प्यूनेट साहब ने चेकर बोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। चेकर बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? इस तरीके से एक स्क्वायर बड़ा सा बनाते हैं एंड इसमें क्या किया जाता है कि जो एकदम टॉप पोजीशन होती है, एकदम टॉप पोजीशन होती है एंड एकदम लेफ्ट पोजीशन जो होगी वहां पर किनको रखना है? वहां पर रखना है गैमीट्स। यहाँ पर आपको गैमीट्स रखना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर मान लो हम करा रहे हैं टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के लिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखिए टॉल के लिए कैपिटल टी आया एंड डॉर्फ के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो ये तो गैमीट प्रोड्यूस हो गया। ये जो आपने बनाया, ये यहाँ पर जो लिखा ये गैमीट प्रोड्यूस हो गया। और इन्हीं गैमीट से होते हुए आपको बीच में ये लाइन खींच देनी है। ये तो अंदर जो ये आपके स्क्वायर जनरेट हुए, ठीक है, ये जो यहाँ पर स्क्वायर जो जनरेट हो रहा है, इन्हीं में हमारा क्या आ जाएगा? इन्हीं में हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रोड्यूस होंगे? ये पुनेट स्क्वायर जो बना है, ऊपर देखिए गैमीट लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 4 की पावर n। मोनोहाइब्रिड के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कौन कौन से 4 कॉम्बिनेशन? तो जरा चेक करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ चेक करो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ चेक करो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ चेक करो कैपिटल टी स्मॉल टी। और F1 जनरेशन में यही 4 कॉम्बिनेशन तो मिल रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो देखिए 4 हमें यहाँ कॉम्बिनेशन मिले कि नहीं मिले? अब चलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में अगर यही चीज करनी हो, इसी चीज को अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस में करनी हो, तब कैसे करेंगे? तब आप जो अभी हम लोगों ने 4 कॉम्बिनेशन बनाए थे डाईहाइब्रिड क्रॉस में, अभी पीछे हमने करके आपको बताया, वो कॉम्बिनेशन जरा रखते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब गैमीट ऊपर रखते हैं एंड उन गैमीट से जो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होंगे वो देखिए क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर जरा आप गैमीट ऊपर रखिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या अभी लिखा था? पीछे फॉर्क बना के जब दिखाया था, ध्यान दो, जब डाईहाइब्रिड वाला कर रहे थे तो क्या था? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। अब यही जो गैमीट है, ये जो कॉम्बिनेशन, गैमीट का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो मेल में है, ठीक है, वही किसमें प्रेजेंट है? फीमेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी कैपिटल टी आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनको अगर बारी बारी से ऐसे टैली करते जाएं, एक बार इस वाले को इसके साथ ले गए, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे करते जाएंगे, तो यहाँ पर देखो टोटल कॉम्बिनेशन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। टोटल यहाँ पर जो छोटे वाले स्क्वायर बने हैं कितने? 16 स्क्वायर है। 16 स्क्वायर है मतलब हमें 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे पर्टिकुलर जनरेशन में, ठीक है। पर्टिकुलर जनरेशन जो होगी F1 या F2 जनरेशन, वहां पर 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो 16 कॉम्बिनेशन जो रखे जाएंगे वैसे ही तो रखे जाएंगे। एक बार इसको इसके साथ कराया तो यहाँ पर आया, है ना, एक बार इसको इसके साथ कराया तो यहाँ पर आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला चलेगा। नंबर ऑफ जाइगोट, है ना, नंबर ऑफ जाइगोट फॉर्म या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन्ड इन ए पर्टिकुलर जनरेशन, F1 F2 F3 जो भी जनरेशन होंगे, ठीक है। तो 4 की वैल्यू n, 4 की वैल्यू n, ठीक है। अब ये n क्या है? जो हमारा हाइब्रिड केस है उस बिहार पर। मोनोहाइब्रिड के लिए n की वैल्यू 1, है ना। डाईहाइब्रिड के लिए क्या हो गया? 2, डाईहाइब्रिड के लिए 2। तो 4 की पावर 2, 4 की पावर अगर 2 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2, सॉरी 4 की पावर 2 अगर कर रहे हो तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 4। सिंपल मैथ है, 4 इंटू 4। तो जब 4 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16। तो देखिए 16 कॉम्बिनेशन मिले कि नहीं मिले? ठीक है, 16 कॉम्बिनेशन मिले। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर है तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, है ना, 16 4 जा 64। तो इस तरीके से जो चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड को ही पुनेट स्क्वायर भी बोला जाता है। तो पुनेट स्क्वायर में इस तरीके के 64 स्मॉल स्क्वायर्स बनेंगे या सब स्क्वायर्स बनेंगे। आ रही बात समझ में? तो आज बेटा हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बैक क्रॉस को अच्छी तरह से समझ लिया है, टेस्ट क्रॉस को अच्छी तरह से समझ लिया है एंड रेसिप्रोकल क्रॉस को अच्छी तरह से समझ लिया है। साथ ये भी समझा है कि मेंडल का जो वर्क है रीड स्क्वायर 3 लोगों ने किया और उन तीनों में
कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीपब्लिश भी कराया? तो रीपब्लिश कराया ह्यूगो डी व्रीज ने। किस उसमें मैगजीन में कराया? मैगजीन का नाम है फ्लोरा मैगजीन। ईयर क्या है? तो ईयर है, याद रखना है, 1901। क्लियर? और किसने कहा कि मेंडल एग्जैक्टली लकी थे? तो साइंटिस्ट का नाम है ब्लेक्स्ट। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।